Hello health warriors. Today we will discuss about the PCOS and skin issues. तो PCOS में जो स्किन की प्रॉब्लम्स जो आती हैं स्पेशली PCOS की समस्या के दौरान, तो उनके बारे में हम समझेंगे कि वो समस्याएं क्यों आती हैं पहली चीज़ तो, और उसके टॉप 5 सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं PCOS की जो स्किन समस्याएं आती हैं उसको लेके। तो इसके बारे में हम आज पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, और मेन रीज़न समझेंगे, मूल कारण समझेंगे कि PCOS हो क्यों जाता है और उसमें ये स्किन समस्याएं आती क्यों हैं, और सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके बेस्ट नेचुरल वे में, कैसे कैसे उसको सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बाद। मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइव्स। So today we will discuss all these issue skin problems in PCOS, और PCOS में जो स्किन की समस्याएं आती हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, और वीडियो को आखिरी तक देखें जिससे कि आप जान सकें वो टॉप नंबर 1 रीज़न ऑफ टॉप नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर स्किन इश्यूज़ जो PCOS में डेवलप होती हैं महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को, गर्ल्स को और विमेंस को जो सारी समस्याएं आती हैं PCOS के दौरान। तो उसके बारे में आज हम पूरा एक सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, और टॉप नंबर 1 सॉल्यूशंस आप लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो हेल्थ वॉरियर्स, तो हमारी जो समस्याएं हैं PCOS की, जो मेन जो समस्याएं आती हैं और उसमें जो मेन जो सिम्टम्स रहते हैं PCOS के, तो जो पहला जो सबसे बड़ा सिम्टम PCOS के दौरान जो आता है वो आता है इर्रेगुलर पीरियड्स का। इर्रेगुलर पीरियड्स जो है वो नंबर 1 सिम्टम होता है PCOS की समस्या का। इर्रेगुलर पीरियड से मतलब है जिसमें कि फ्रीक्वेंट पीरियड्स यानी बार बार पीरियड्स आते हैं बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स में। उसके अलावा हैवी पीरियड्स भी हो सकते हैं और एब्सेंट ऑफ पीरियड्स भी हो सकते हैं, यानी पीरियड आए ना, और उसके अलावा प्रोलॉन्ग पीरियड्स की भी प्रॉब्लम आती है, यानी लंबे समय, यानी 2 महीने 6 महीने तक भी मालूम पड़ा पीरियड आ ही नहीं रहा है महिलाओं को। तो ये जो एक नंबर 1 सिम्टम जो है आमतौर पे PCOS में आता है। और दूसरा जो सिम्टम जो PCOS में, या कह लीजिए दूसरा जो एक मेन जो पॉजिटिव चीज़ हो सकती है वो होता है ओवेरियन सिस्ट, या इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं, यानी जो फॉलिकल्स होती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स उसमें सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, वो एक समस्या आती है। तीसरी जो समस्या जो PCOS की जो होती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की। मतलब जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं और डिफरेंट हार्मोन्स जो फीमेल्स में होते हैं, उनके इम्बैलेंस डेवलप होता है। उसमें जो मेनली जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है उसकी मात्रा, और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी FSH वो उसकी मात्रा घट जाती है काफ़ी, और टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस जो हैं ये काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है एक इसका पिकुलर सिम्टम कह लीजिए इसमें होता है। उसके अलावा इसमें हेयर लॉस की समस्याएं भी आती हैं लोगों को, बहुत से लोगों को, और बहुत से उसमें इसके अलावा हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी आती है, यानी बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, सघन से जो बाल जो विरल हो जाते हैं, और हेयर लॉस भी होता है उन महिलाओं को। उसके अलावा वेट गेन एक अनदर सिम्टम है इसमें, जिसमें कि वेट का बढ़ना, वेट लगातार बढ़ते जाना महिलाओं में, ये एक बड़ी समस्या। और स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? स्लीप एपनिया का मतलब होता है खर्राटे लेना, मतलब वो रात में जब सोती हैं तो उनको खर्राटे खूब आते हैं, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जो PCOS की जिनको PCOS की समस्या होती है उनको ये सिम्टम्स रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सिम्टम आते ही क्यों है? पहली बात तो ये सबसे बड़ी समझने की चीज़ है, ये समस्याएं होती क्यों हैं। तो इसका जो मूल कारण जो छुपा हुआ है, इसका अगर हम इसके कारण को समझें कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, तो वो सारा कारण है आपकी डाइटरी हैबिट्स के ऊपर, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके पीछे छुपा हुआ है। क्योंकि जो अभी तक की जो रिसर्च है PCOS के ऊपर, उसमें बताती है कि मोर देन 70 to 80% महिलाओं में जो PCOS का कारण है वो लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर तो बहुत ही कम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम समझेंगे कि डाइटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी, डाइटरी और लाइफ स्टाइल चेंजेस फैक्टर्स में भी कौन सा मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सारा समस्या डेवलप होती है, यानी ये सारे सिम्टम्स और ये सारी समस्याएं डेवलप होती हैं। और स्किन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं महिलाओं में वो आती हैं बेसिकली एक्नी यानी इसको हम मुहासे बोलते हैं, जिसमें कि चेहरे की जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, जो कि बेसिकली तेल की ग्रंथियां होती हैं, उनमें ज़्यादा ऑयल बनने लगता है, और बेसिकली एक्नी बस्ट की समस्या आती है, डिफरेंट एक्नी की समस्या डेवलप होती है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है बालों का आना, मतलब मेल पैटर्न बालों का डेवलप होना महिलाओं में स्पेशली, जिसमें कि चेहरे पे भी बाल हो सकते हैं, चेस्ट पे भी हो सकते हैं, और जो पुरुषों में जहाँ जहाँ बाल पाए जाते हैं उन सभी जगह बालों की मात्रा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जिसको डेवलप होने लगती है महिलाओं में,
उसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, जो कि पीसीओएस का एक अनदर वो सिम्टम है। उसके अलावा डार्क पैचेस, थिक डार्क पैचेस डेवलप हो जाते हैं गर्दन के पास में, ग्रोइन रीजन्स में, स्पेशली साइड्स में, और अदर जगह पर भी डार्क पैचेस डेवलप हो जाते हैं, जिसको कि हम एक्एंथोसिस नैग्रिकेंस बोलते हैं बेसिकली टेक्निकल वर्ड में। तो टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। जो डार्क पैचेस हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी मेन स्किन की समस्याएं डेवलप होती हैं। तो ये सारी समस्याएं और ये सारे सिम्टम ये डेवलप होते क्यों हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफली, सबसे बड़ा रीज़न है डाइटरी हैबिट्स का, जिसमें कि जो डाइटरी हैबिट है जो भी इस तरह की समस्या से डील कर रहे हैं, वो कार्ब्स के माउंटेन को डील कर रहे होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के माउंटेन को डील कर रहे होते हैं। मैंने इसलिए कार्ब्स माउंटेन मेंशन किया है। यानी जो हमारी डाइट है उसके अंदर 70 से 80% तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक 70 से 80% तो कार्ब माउंटेन ही कहलाएगा वो उस कंडीशन में। तो जब कार्ब समझ रहे थे कि कार्ब्स के माउंटेन के बारे में, यानी मैं जो बता रहा था कि डाइटरी हैबिट्स जो है एक बहुत बड़ा कारण बनती है पीसीओएस को डेवलप करने में। तो जो कभी 70 से 80% जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट की है, और कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की जब लेते हैं, कोई कार्ब्स का माउंटेन हम लगातार यूज़ कर रहे हैं, डेली ले रहे हैं अपने डाइट में, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और शुगर के रिस्पॉन्स में इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और इंसुलिन एक नॉर्मल कंडीशन में तो इंसुलिन आता है और तुरंत चला जाता है, लेकिन जब कार्ब्स का माउंटेन है उस कंडीशन में इंसुलिन का जो लेवल है वो लगातार हाई बना रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे कार्ब्स को मैनेज करना है, यानी शुगर को मैनेज करना है उस कंडीशन में। तो इस जो कंडीशन जो बनती है, इसमें हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो शुगर को या कह लीजिए ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं, और इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हम बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली ट्रिगर करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, जिससे कि डेवलप होता है एंड्रोजेनीमिया, यानी एंड्रोजन की अधिकता, यानी पुरुष के जो हार्मोन होते हैं उनकी अधिकता जो है वो डेवलप हो जाती है। और इसके डेवलप होने से सारा का सारा जो हार्मोनल्स हैं फीमेल्स में, वो इम्बैलेंस चालू होता है सारे हार्मोन्स का। और इसमें कि टेस्टोस्टेरोन और डीएचएस की मात्रा मुख्य रूप से बढ़ती है। जब टेस्टोस्टेरोन और डीएचएस बढ़ते हैं, यानी जो मेल हार्मोन जब जो बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, एंड्रोजेंस की अधिकता बढ़ती है किसी भी महिला के शरीर में, स्पेशली इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये पीसीओएस को डेवलप करता है। और ये स्किन की प्रॉब्लम्स भी साथ में डेवलप होती हैं, जिसमें कि एक्नी, हिर्सुटिज्म यानी बाल डेवलप होना, और डार्क थिक पैचेस, ये सारी समस्याएं डेवलप होती हैं इन हार्मोन्स की अधिकता की वजह से और हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस की वजह से। तो ये सारी एक मूल कारण है इसमें, जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसका मेन रीजन है जिसकी वजह से पीसीओएस डेवलप होता है। और अब हम समझेंगे कि वो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो स्किन इश्यूज जो पीसीओएस में डेवलप होती हैं, हमने पहले कारण समझा। अब हम जानेंगे टॉप 5 सॉल्यूशन। टॉप 5 सॉल्यूशंस को हम 5वें सॉल्यूशन से नंबर 1 सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि 5वें सॉल्यूशन से नंबर 1 सॉल्यूशंस क्या हो सकता है स्किन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो नंबर 5 जो सॉल्यूशन है इसमें वो है सप्लीमेंटेशन का। सप्लीमेंट्स में कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं जो यूज़ करने हैं, स्पेशली जिनको भी स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं पीसीओएस की वजह से। और तो उसमें आता है इनोसिटॉल, एक कंपाउंड है जो कि आप देख सकते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स में कि उसमें इनोसिटॉल है या नहीं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर दूसरा आता है विटामिन D3। विटामिन D3 के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अपना लेवल आपको जरूर चेक करना है विटामिन D3 का, उसके बाद ही विटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करना है। क्योंकि विटामिन D3 का लेवल अगर नॉर्मल से कम है, और आमतौर पे जो पीसीओएस महिलाएं हैं उनमें तो विटामिन डी का लेवल बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन फिर भी लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है। और अपने क्लिनिशियन की भी इसमें मदद ले सकते हैं, आप उनसे भी आप राय ले सकते हैं कौन सा सप्लीमेंटेशन इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंटेशन के पार्ट होने चाहिए अगर ये यूज़ कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है इसमें, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी बहुत सारे सप्लीमेंटेशन आते हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स में आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि यूज़ किए जा सकते हैं ईजिली, जो आप ले सकते हैं सप्लीमेंटेशन के तौर पे स्किन इश्यूज़ को क्योर करने के लिए। तो ये तो था हमारा पहला और 5वां सॉल्यूशन इसमें, स्पेशली पीसीओएस के। जो 4th सॉल्यूशन आता है वो आता है टॉपिकल एप्लीकेशंस का। टॉपिकल एप्लीकेशन से मतलब होता है कि जो भी एक्ने डेवलप हुए हैं या जो हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप हुआ है स्पेशली स्किन के ऊपर, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब यानी जो डार्क पैचेस डेवलप हो जाते हैं,
त्वचा काली हो जाती है, झाइयाँ पड़ जाती हैं जिनको झाइयाँ बोलते हैं, तो उन समस्याओं को हम कैसे टॉपिकल एप्लीकेशंस के द्वारा डील कर सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। तो उसमें जो आता है वो आता है टी ट्री ऑयल आता है। एक ट्री ऑयल जो है बेसिकली आप किसी भी व्हीकल के साथ में यानी किसी भी अदर ऑयल्स के साथ में मिक्स करके जहाँ जहाँ पर आपको एक्ने की समस्याएं, एक्ने बर्स्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं टी ट्री ऑयल को। फिर दूसरी जाती है नियासिनामाइड यानी विटामिन B3। विटामिन B3 वाले आपको कंपाउंड देखने हैं, विटामिन B3 वाले आपको लोशंस या क्रीम्स जिसमें कि नियासिनामाइड यूज़ हो रहा है वो आप इसमें यूज़ करें, क्योंकि विटामिन जो नियासिनामाइड है वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटी इन्फ्लेमेटरी से मतलब होता है जो सूजन डेवलप हो जाती है, जिसको कि जब भी अगर एक्ने होगी तो सूजन टाइप की समस्या आएगी, तो जो सूजन को कम करेगा नियासिनामाइड। साथ ही शायद हाइपर पिगमेंटेशन यानी जो डार्क पैचेज हैं, झाइयाँ हैं, उनको कम करने में मदद करता है नियासिनामाइड। तो जिन क्रीम और लोशंस में है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आता है एजेलिक एसिड। तो एजेलिक एसिड जिन किसी भी कंपाउंड में हो, लोशन में या क्रीम में अगर अवेलेबल है, आप चेक कर लें उसको, वो आप यूज़ करें। ये भी एक प्रकार से हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है और साथ ही साथ ये हेल्प करता है स्पेशली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी की वजह से, जो इन्फ्लेमेशन है इसको कम करता है यानी सूजन को कम करता है। फिर एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट। लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट जहाँ भी जिस किसी भी लोशन कंपाउंड या क्रीम में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयाँ, इस तरह की समस्याओं में इसको हेल्प कर सकती है। ये ग्लाइसीरेजिक एसिड के तौर पे भी जाना जाता है इसको, जो लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट है इसका दूसरा नाम ग्लाइसीरेजिक एसिड के तौर पे भी है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइसीरेजिक एसिड अगर किसी कंपाउंड में है या लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट है तो ये आपको वो कंपाउंड या वो क्रीम या लोशंस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और रेटिनॉइड्स जो है ये, जिसको कि विटामिन ए से बनता है रेटिनॉइड्स, इसको ये जिस किसी भी क्रीम या लोशन में ये भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन रेटिनॉइड्स के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, रेटिनॉइड्स स्पेशली जब यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्किन पैच टेस्ट यूज़ करके देखना है। अपने स्किन पैच मतलब स्किन पे हाथ पे स्पेशली लगा के चेक कर सकते हैं कि ये कोई एडवर्स रिएक्शंस यानी कोई सडन रिएक्शन डेवलप तो नहीं हो रही है, कोई रेडनेस या इस तरह कुछ भी डेवलप तो नहीं हो रहा है, ये आपको चेक कर लेना है स्पेशली रेटिनॉइड्स के संदर्भ में मैं आपको बताऊं। लेकिन इन जनरल कोई भी कंपाउंड आप अगर यूज़ कर रहे हैं स्पेशली एक्नी और फेस के लिए, तो आप हमेशा स्किन पैच टेस्ट करके देख लें, उसके बाद ही उसको फेस पे अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आप किसी भी कंपाउंड से अगर आपको सेंसिटिविटी है तो एडवर्स रिएक्शंस से आप बच सकते हैं उस कंडीशन में। तो ये एक प्रिकॉशंस आप इसमें ले सकते हैं। और ये सारे प्रूवन चीज़ें हैं जो कि स्पेशली एक्ने की समस्या को हेल्प करने में, एक्ने यानी स्किन इश्यूज़ जो PCOS में आते हैं उनको हेल्प करने में बहुत मदद करते हैं स्पेशली। फिर जो सॉल्यूशन है इसमें वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जिसको भी PCOS की समस्या होती है तो उसमें स्ट्रेस का रोल आता है और स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है कॉर्टिसोल। तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है बेसिकली ये एक स्ट्रेस हार्मोन ही कहलाता है कॉर्टिसोल। इसका मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में और कॉर्टिसोल जब रिलीज़ होगा तो ये कॉर्टिसोल जो है बेसिकली लिवर में जाके ये बताएगा कि ग्लूकोज और बनाना है। तो ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है ये फर्दर एग्रीवेट होगी, यानी ये साइकिल यहाँ से भी ट्रिगर होगी इंसुलिन रेजिस्टेंस की और ये फर्दर एंड्रोजेनीमिया करेगा यानी मेल हार्मोन को बढ़ाएगा और ये मेल हार्मोन को बढ़ाएगा तो स्किन प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में करना क्या है, बेसिकली सबसे बड़ी समस्या आती है करें क्या। तो सबसे आसान चीज़ें आप कर सकते हैं योगा मेडिटेशन। सबने बहुत सुनी रखा है कि योगा मेडिटेशन करने से फ़ायदा होता है, लेकिन करें क्या उसमें योगा मेडिटेशन में। तो सिंपल एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, सिंपल आपको एक्सरसाइज करनी है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कि आपको अपने पेट पे ऐसे हाथ रख सकते हैं अपने उसमें और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको सांस लेनी है धीमे से और 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सांस को धीमे से छोड़ना है। तो आप इस तरह से आप ये सांस लेंगे, इसमें आपको पता ना चले कि आप सांस ले रहे हैं और बहुत ही धीमे से सांस छोड़ना है और धीमे से सांस लेना है। ये जो एक्टिविटी है आप अगर दिन में 5-6 बार करते हैं एक एक दो मिनट के लिए, तो ये बहुत
हेल्प करती है स्पेशली स्ट्रेस रिलीव करने में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में और कॉर्टिसोल हार्मोन को डाउन करने में। कॉर्टिसोल हार्मोन डाउन होगा तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ये कंडीशंस जो है वो क्योर होने में आसानी होगी। तो ये आपको खास तौर पे ये एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और योगा नहीं कर सकते तो ये तो बहुत कोई भी कर सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल थिंग। सिंपल धीमे से सांस लेनी है, धीमे से सांस छोड़नी है, धीमे से सांस लेनी है, धीमे से सांस छोड़नी है। बहुत तेज़ी से डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम से बहुत तेज़ी सांस भी नहीं लेनी है, बहुत तेज़ी से छोड़नी नहीं है। डीप ब्रीदिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, धीमे से लेनी है। पेट पे हाथ इस तरीके से हाथ रखना है और धीमे से लेना है, धीमे से छोड़ना है। ये एक्टिविटी दिन भर में 5-6 बार 2-2 मिनट के लिए करें तो उससे जो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो एक्टिवेटेड हो जाता है बेसिकली स्ट्रेस और इन सब की वजह से, वो थोड़ा डाउन होगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ जो है, नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा तो उससे ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। सारी स्किन की जो इश्यूज़ डेवलप हुए हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन अपना रोल प्ले करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को को डाउन करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। तो स्ट्रेस और बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रेस में बहुत से लोगों को लगता है कि हमें तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। बहुत बार बॉडी जो है हमारी अडेप्ट हो जाती है स्ट्रेस को लेके भी, और स्ट्रेस अडेप्टेशन डेवलप हो जाता है शरीर के अंदर। तो स्ट्रेस अडेप्टेशन को तोड़ने के लिए भी ये जो एक्सरसाइज बताई है, ये जो सिंपल एक्सरसाइज बताई है ब्रीदिंग वाली, ये आपको हेल्प करती है स्ट्रेस अडेप्टेशन को तोड़ने के लिए शरीर का। क्योंकि हमारा शरीर इज़ ए काइंड ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम जो कि अडेप्ट कर लेता है अपने आप को हर तरह की कंडीशंस में। तो वो स्ट्रेस के साथ में भी अडेप्टेशन बना लेता है। तो बहुत बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम स्ट्रेस में हैं भी या नहीं सच में। लेकिन PCOS में ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि कई बहुत बार किसी को समझ में आता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसमें ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सिंपल वाला जो टेक्निक है मेडिटेशन की कह लीजिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशली स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो ये हमारा नंबर 2 सॉल्यूशंस की तरफ। नंबर 2 सॉल्यूशंस जो है इसमें वो है HIIT एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स। तो ये HIIT प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ है? तो HIIT प्रोटोकॉल्स को आपको समझने के लिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। HIIT प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, बेसिकली ये है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें आपको कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी से करनी है, हाई इंटेंसिटी से करनी है, थोड़े समय के लिए करनी है। हाई इंटेंसिटी से करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो आप सीढ़ी चढ़ने वाला कोई काम करें, रस्सी कूदने वाला काम कर सकते हैं, दौड़ने का काम कर सकते हैं, साइकिल चलाने का काम कर सकते हैं। तेज़ी से करना है जिसमें कि आपकी हार्ट बीट एटलीस्ट 95% तक टच करे, वो एक्टिविटी आपको 1 या 2 मिनट तक करनी है। उसके बाद रिलैक्स करना है या कोई भी लाइटर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और फिर वापस से आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है जो मैंने जिस तरह से बताई। कोई भी हो सकती है, आप उसमें वजन उठाने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिसमें कि एटलीस्ट आपकी जो हार्ट बीट है वो 95% टच करना चाहिए। ये इसका एक मेन क्राइटेरिया है। और टाइम ड्यूरेशन इसमें 1-2 मिनट बहुत है, 1 मिनट 2 मिनट सफिशेंट है। 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर 15 मिनट 20 मिनट तक अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप करते हैं, अगर बहुत तेज ऐसा वर्कआउट करते हैं, तो वापस से कॉर्टिसोल हार्मोन फिर से फर्दर रिलीज़ होगा ज़्यादा मात्रा में, और ये समस्या फिर से एग्रीवेट होगी। तो ये आपको ख्याल रखना है, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मतलब इसमें अंतराल आपको बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, उसके बाद आराम, फिर 2 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, फिर आराम। ऐसे आप 10-15 मिनट अगर दिन में करते हैं तो सफिशेंट है, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकें तो और बेटर है। लेकिन ध्यान इसमें ये रखना है कि 2 मिनट 1-2 मिनट के लिए करना है, फिर आराम करना है इसमें। और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है इर्रेस्पेक्टिव। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको क्या करना है, ये आप अगर पूछेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें आप, जिसमें कि आपकी हार्ट रेट एटलीस्ट 95% टच करे। ये इसमें मेन क्राइटेरिया है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए। सॉल्यूशन वो आता है LCLCOF डाइट का। अब ये LCLCOF डाइट क्यों नंबर 1 सॉल्यूशन हमने रखा है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इनिशियली कि जो PCOS डेवलप हुआ उसका मूल कारण कहाँ पर है? उसका मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ कार्बोहाइड्रेट के माउंटेन की वजह से। और कार्बोहाइड्रेट का माउंटेन हमारे डाइटरी हैबिट का पार्ट था या पार्ट है। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? तो उसके लिए जो डाइट प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है स्पेशली, तो वो करना है LCLCOF डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इसका मतलब होता है लो कार्बोहाइड्रेट लो कैलोरी ऑप्टिमम फैट डाइट। तो लो कार्बोहाइड्रेट
लो कैलोरी और ऑप्टिमम फैट डाइट को आप यूज़ करेंगे इसमें स्पेशली। तो लो कार्बोहाइड्रेट से मतलब जहाँ हम 70 से 80% अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको कट करके आपको लेके आना है 10 to 20% तक कार्बोहाइड्रेट को लेके आना है आपको। ये आपका गोल होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, कि कार्बोहाइड्रेट आपका 10 to 20% के आसपास आए। और ऑप्टिमम फैट आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमम फैट से मतलब होता है कि अच्छा वाला जो फैट है, जिसमें कि अच्छे फैट में मैं आपको बता दूं, कुछ जो जितने भी हमारे जो ऑयल होते हैं जो कि कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनते हैं, कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनने वाले ऑयल में आते हैं सरसों का तेल आता है कोल्ड प्रेस टेक्निक में, कोकोनट ऑयल आता है कोल्ड प्रेस टेक्निक के अंदर, उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है कोल्ड प्रेस टेक्निक से बना हुआ, उसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल आता है, तिली का तेल आता है। ये कोल्ड प्रेस टेक्निक से बने हुए तेल हैं, इनको आप यूज़ करें इररेस्पेक्ट रिफाइंड ऑयल, जो राइस ब्राइन ऑयल या सोयाबीन ऑयल, इस तरह के जो जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं उनकी जगह पर स्पेशली। और शुद्ध घी यानी जो प्योर घी है वो एक अनदर अल्टरनेटिव है, वो एक और अच्छा अल्टरनेटिव है अच्छे फैट का। अच्छे फैट में बटर भी आता है, क्रीम भी आती है स्पेशली, और अच्छा जो फैट आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो अच्छा फैट है, बहुत सारी फिशेज़ आती हैं, फैटी फिश वगैरह, सालमोन वगैरह, उनमें भी गुड फैट होता है। और ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही लेना है फैट तो आप बहुत ज़्यादा ग्लास भर के तो नहीं ले सकते ऑयल या घी, तो एक ऑप्टिमम फैट लेना है। स्पेशली जो आपका जो मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक है उसको आपको कैसे भी करके 10 से 20% पे लेके आना है डेली के। उसके करने से आपका जो ट्रिगर है इंसुलिन का ये कम होगा, क्योंकि जब ओवरऑल शुगर की मात्रा जब ब्लड में हमारे बॉडी में कम जाएगी, जब शुगर कन्वर्ट नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट से, तो इंसुलिन का ट्रिगर भी कम होगा। इंसुलिन का ट्रिगर कम होने से जो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं जो रेजिस्टेंट हो गई हैं इंसुलिन की वजह, इंसुलिन की बार बार आने की वजह से रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, उनका रेजिस्टेंस जो है वो ओपन होगा उस कंडीशन में, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी बोलते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से जो ओवेरियन ट्रिगर है, ये ओवेरियन ट्रिगर जो है ये रिस्पॉन्स कम होगा, जिससे ये जो मेल हार्मोन की जो अधिकता बढ़ी हुई है ये ऑटोमेटिकली जो है डाउन होंगे। और ये जो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशंस यहाँ से इन सारी समस्याओं का मिलना स्टार्ट होगा। और ये इसलिए LCOF डाइट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 सॉल्यूशन जो कि आप फॉलो करते हैं अगर, और इसके रिज़ल्ट आपको मैं लगभग हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही इसके रिज़ल्ट आने लगते हैं अगर ये डाइट आप फॉलो करते हैं। और तो ये जो थे हमारे जो सारे समस्याएं हैं स्पेशली स्किन की, एक्नी, हिर्सुटिज्म, डार्क पैचेस, तो उनको डील करने के ये टॉप सॉल्यूशंस हैं, टॉप नंबर 1 सॉल्यूशंस आपने सुन ही लिया। तो ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और किसी और को भी हेल्प लगती है तो उनको भी आप शेयर करें। और कोई भी क्वेरी हो आप उसको आप कमेंट सेक्शन में डालें, जिसका कि हम कोशिश करेंगे आपको एक पूरा आंसर देने के लिए। तो आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ में। थैंक यू।